नमस्ते, वेलकम टू दी व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं किंग लियोनिडास के बारे में। किंग लियोनिडास। हाँ, नाम सुनते ही मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वही एक दमदार इमेज आती है। 300 स्पार्टन्स, थर्मोपिले की लड़ाई, वो हीरो वाला फिगर। बिल्कुल, एक हीरो जिसने गुलामी के खिलाफ आज़ादी के लिए जान दे दी। और देखिए, ये कहानी है भी बहुत पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है, लेकिन आज हम सोच रहे थे कि इस हीरो वाली छवि से थोड़ा आगे बढ़ें। मतलब असल ऐतिहासिक लियोनिडास को समझने की कोशिश करें। हाँ, वो किस माहौल में पले बढ़े, स्पार्टा का समाज असल में कैसा था, उनकी पॉलिटिक्स क्या थी। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी लीडरशिप और जो विरासत वो पीछे छोड़ गए, उस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सफर थोड़ा पेचीदा है। देखिए, स्पार्टा के लोग लिखने पढ़ने के ज्यादा शौकीन थे नहीं। अच्छा। ही आगे बढ़ा तो लियोनिडास के बारे में जो हमें पता चलता है वो अक्सर कहाँ से आता है? एथेंस के इतिहासकारों से। जैसे हेरोडोटस। बिल्कुल, हेरोडोटस या फिर बाद के ग्रीक और रोमन लेखक। और इन लेखकों के अपने नजरिए थे, अपने पूर्वाग्रह थे, स्पार्टा को लेकर तो खासकर। सच्चाई तो ये है कि लियोनिडास की कहानी उनकी मौत के फौरन बाद ही मतलब गढ़नी शुरू हो गई थी। तो असली लियोनिडास और वो जो मिथ वाला लियोनिडास है, उनके बीच फर्क करना वो एक बड़ी चुनौती है। तो मतलब जो जानकारी हम तक पहुंची है वो भी काफी फिल्टर होकर आई है। जैसे आपने हेरोडोटस का नाम लिया, जिन्होंने थर्मोपिले के करीब 40 साल बाद लिखा। वो एक अहम सोर्स तो है। हाँ है। लेकिन वो एथेनियन थे। हाँ। तो उनका झुकाव थोड़ा एथेंस की तरफ होना वो स्वाभाविक है ना? हाँ। वो स्पार्टा को कई बार थोड़ा अजीब, थोड़ा हटके दिखाते हैं। बिल्कुल, स्पार्टा के साथ यही मुश्किल रही है। उनके अपने लिखे हुए रिकॉर्ड्स बहुत कम है, ना के बराबर। तो उनकी छवि अक्सर उनके जो प्रतिद्वंदी थे या बाहरी लोग थे उन्होंने बनाई है। सही। और थर्मोपाइले जैसी नाटकीय घटना के बाद आप सोचिए, कहानी गढ़ने और प्रोपेगेंडा का काम तो जोर शोर से शुरू हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। लियोनिडास का जन्म अंदाजा है कि 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हाँ, लगभग। और वो स्पार्टा के दो शाही खानदानों में से एक एजियाड वंश के थे। दिलचस्प बात यह है कि वो राजा एलेक्सेंड्रिडास सेकंड के तीसरे बेटे थे। तीसरे बेटे, हाँ। यानी सामान्य हालात में उनका राजा बनना तय नहीं था। और उनके नाम का मतलब भी काफी दमदार है, शेर जैसा या शेर का बेटा। हाँ, और क्योंकि वो सीधे वारिस नहीं थे तो ये लगभग तय माना जाता है कि उन्होंने स्पार्टा की वो जो मशहूर और उतनी ही बदनाम शिक्षा प्रणाली थी अगोग, उससे वो जरूर गुजरे होंगे। अग्गो के, हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है। ये कोई आम स्कूलिंग तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, 7 साल की उम्र में बच्चों को उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था और फिर शुरू होती थी सालों की कठोर, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग। किस तरह की ट्रेनिंग? देखिए, शारीरिक कष्ट पर बहुत जोर था, खाना कम दिया जाता था, कपड़े बहुत कम होते थे। क्यों? ताकि बच्चे मुश्किल हालात झेलना सीखें, साधन संपन्न बने, जरूरत पड़ने पर चालाकी से, यहाँ तक कि चोरी करके भी अपना काम निकालना सीखें। अच्छा, चोरी करना भी सिखाते थे? हाँ, मतलब अगर पकड़े नहीं गए तो ठीक, पकड़े गए तो पिटाई होती थी। चोरी के लिए नहीं, बल्कि पकड़े जाने के लिए। मिलिट्री ट्रेनिंग तो जबरदस्त थी ही। कुश्ती, दौड़ना, हथियार चलाना, युद्ध की रणनीति, ये सब तो था ही। लेकिन साथ ही मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ा और गढ़ा जाता था। सरेआम पिटाई होती थी, अपमान किया जाता था, आपस में कंपटीशन इतना ज्यादा कि कमजोरी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। सुनने में ही भयानक लगता है। इसका मकसद क्या था आखिर? सिर्फ फौजी तैयार करना? फौजी तैयार करना तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद था व्यक्तिगत पहचान को मिटाकर एक सामूहिक पहचान बनाना। आज्ञाकारिता, अनुशासन और राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण, यही सबसे बड़े मूल्य थे। मतलब मैं से पहले हम। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं, हम यानी स्पार्टा। ये पूरा सिस्टम व्यक्ति की सोच को दबाकर उसे राज्य की मशीन का एक पुर्जा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, एक तरह से। और इसी सिस्टम का एक और डरावना पहलू था क्रिप्टेया। राइट। इसके बारे में क्या पता है? हाँ, क्रिप्टेया। कुछ पुराने सोर्सेज बताते हैं कि एक तरह की गुप्त पुलिस या कह सकते हैं एक मिशन होता था। इसमें युवा स्पार्टन लड़के रात में निकलते थे और हेलोट्स का शिकार करते थे। हेलोट्स, ये कौन थे? हेलोट्स वो लोग थे जिन्हें स्पार्टा ने गुलाम बना रखा था। मेसेनियन लोग थे ज्यादातर, और उनकी आबादी स्पार्टन से कहीं ज्यादा थी,
कई गुना ज्यादा। ओ अब ये क्रिप्टेरिया कितना सच है, कितना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, इस पर आज भी बहस चलती है। लेकिन ये स्पार्टा के उस डर को जरूर दिखाता है जो उन्हें अपनी इतनी बड़ी गुलाम आबादी से लगता था, और जिस क्रूरता से वो उन पर नियंत्रण रखते थे, ये उसका भी एक संकेत है। तो ऐसे माहौल में लियोनिडास बड़े हुए? अब उनके राजा बनने तक का सफर वो भी सीधा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके पिता के बाद पहले उनके सौतेले भाई क्लियोमेनीज I राजा बने। अच्छा, सौतेले भाई। हाँ, फिर एक और भाई थे डोरियस। वो थोड़े विद्रोही किस्म के थे। उन्होंने क्लियोमेनीज का शासन माना नहीं और अपनी किस्मत आजमाने स्पार्टा से बाहर चले गए। वहां वो कॉलोनी बसाने की कोशिश में मारे गए। फिर थे लियोनिडास, तीसरे नंबर के, और एक चौथे भाई भी थे, क्लियोम्ब्रोटस। तो लाइन में तीसरे थे लियोनिडास। तो फिर वो राजा कैसे बने? उनकी एक अहम शादी हुई थी, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। लियोनिडास ने क्लियोमेनीज I की बेटी गोर्गो से शादी की। गोर्गो, इनका जिक्र आता है कई जगह। हाँ, और गोर्गो अपने आप में एक असाधारण महिला थी, खासकर उस जमाने के ग्रीक समाज के हिसाब से। वो काफी बुद्धिमान थी, राजनीतिक मामलों में अपनी राय रखती थी और काफी मुखर थी। हेरोडोटस ने उनके बारे में लिखा है। सही। तो जब क्लियोमेनीस की मौत हुई, करीब 490 ईसा पूर्व में, शायद आत्महत्या से, ऐसा माना जाता है। ओह, तो क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, लियोनिडास उनके दामाद भी थे और सौतेले भाई भी, वो राजा बने। अब ये शादी कितनी रणनीतिक थी और कितना आपसी मामला, ये कहना मुश्किल है, पर इसने लियोनिडास की गद्दी तक पहुंचने में मदद जरूर की होगी। और स्पार्टा की वो अनोखी व्यवस्था, एक नहीं 2 राजा, ये सिस्टम क्या था? हाँ, ये स्पार्टा की एक बहुत ही यूनिक चीज थी, डुअल किंगशिप, दोहरी राजशाही। हमेशा 2 राजा होते थे, 2 अलग-अलग शाही वंशों से, एजियाड जिससे लियोनिडास थे, और यूरिपोंटेड। अच्छा, 2 वंश। हाँ, लियोनार्डास के समय उनके साथी राजा थे लियोटाइकेडास II, यूरिपोंटेड वंश से। इनकी शक्तियां बटी हुई थीं, दोनों मिलकर सेना का नेतृत्व करते थे, धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी अहम भूमिका होती थी। दोनों गेरूसिया यानी बुजुर्गों की काउंसिल के सदस्य भी होते थे, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल पावर जो थी वो लिमिटेड थी। लिमिटेड कैसे? असली लगाम असल में 5 एफोर्स के हाथ में होती थी। ये सालाना चुने जाने वाले अधिकारी थे, बहुत पावरफुल थे ये। अच्छा। ये राजाओं पर भी नजर रखते थे, उन पर मुकदमा चला सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें पद से हटा भी सकते थे। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई एक राजा बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। कंट्रोल और बैलेंस था एक तरह का। तो मतलब राजा होने के बावजूद लियोनारास कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं थे। उनके शासनकाल के बारे में, जो लगभग 490 से 480 ईसा पूर्व तक चला, ज्यादा जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जैसा मैंने कहा, स्पार्टा का समाज बहुत ज्यादा परंपरावादी था और अपने अंदरूनी मामलों में काफी बंद रहता था। राजा का मुख्य काम सेनापति और मुख्य पुजारी का था। घरेलू नीतियां, कानून वगैरह वो ज्यादातर एफोल और गेरूसिया ही तय करते थे। राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो स्पार्टन मूल्यों का प्रतीक बने, उनका पालन करें और सेना को हमेशा तैयार रखें। तो उनके रोजमर्रा के काम क्या होते होंगे? धार्मिक त्योहारों का आयोजन करना, बलिदान चढ़ाना, स्पार्टन वॉरियर्स की ट्रेनिंग की निगरानी रखना, पेरियोइकोई जो आज़ाद तो थे पर नागरिक अधिकार नहीं थे, और हेलोट्स का मैनेजमेंट देखना, और पेलोपोनेशियन लीग जो स्पार्टा का मिलिट्री गठबंधन था के साथ डिप्लोमेसी बनाए रखना। ये सब उनके काम थे। लेकिन उनके इस 10 साल के शासनकाल पर एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा था। फारसी साम्राज्य का खतरा। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट था उनके शासनकाल का। 490 ईसा पूर्व में मैराथन की लड़ाई हो चुकी थी। हाँ, जहां एथेंस ने फारसियों को हराया था। हाँ, और वो भी स्पार्टा की मदद के बिना। स्पार्टा वाले एक धार्मिक त्योहार की वजह से देर से पहुंचे थे। इस जीत से एथेंस का दबदबा काफी बढ़ गया था। अब फारसी राजा डेरियस के बेटे ज़र्क्सीज ने बदला लेने और इस बार पूरे ग्रीस को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब विशाल सेना और नौसेना तैयार कर ली थी। इतिहास की शायद सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। तो ग्रीक राज्यों के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। क्या करें, झुक जाएं या लड़ें? हाँ, 481 ईसा पूर्व तक ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ज़र्क्सीज का इरादा पूरे ग्रीस पर कब्जा करने का है। अब ग्रीक शहर राज्यों के सामने मुश्किल फैसला था, या तो ज़र्क्सीज की अधीनता स्वीकार कर लें, या मिलकर लड़ें, या फिर न्यूट्रल रहें। और स्पार्टा ने क्या किया? वो तो आमतौर पर अपनी सीमाओं से बाहर लड़ने से हिचकाते थे। हाँ, बिल्कुल हिचकते थे,
क्योंकि उन्हें हमेशा पीछे हेलोट विद्रोह का डर लगा रहता था। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी, खतरा बहुत बड़ा था और स्पार्टा ने लीड लेने का फैसला किया। इसमें लियोनिदास ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बाकी ग्रीक राज्यों को एकजुट करके फारसियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। एक हेलेनिक लीग बनाई गई। और यहीं से थर्मोपिले अभियान 480 ईसा पूर्व की भूमिका बनती है। ये जगह क्यों चुनी गई थर्मोपिले? थर्मोपिले जिसका मतलब है गरम द्वार, वहां गरम पानी के चश्मे थे। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। आप सोचिए, ये पहाड़ों और समुद्र के बीच एक बेहद संकरा रास्ता था। कुछ जगहों पर तो शायद सिर्फ 15 मीटर ही चौड़ा। सिर्फ 15 मीटर? हाँ, ऐसी जगह पर फारसियों की जो लाखों की सेना थी, वो अपनी संख्या का फायदा नहीं उठा सकती थी। एक छोटी अनुशासित सेना भी उन्हें यहाँ रोक सकती थी। तो ये प्लान था? हाँ, प्लान ये था कि यहाँ जमीनी सेना फारसियों को रोके, उन्हें डिलीटरे, और पास में ही आर्टेमिसियम का समुद्री रास्ता है, वहां ग्रीक नौसेना फारसी बेड़े को आगे बढ़ने से रोकेगी। ये एक सोची समझी योजना थी। मकसद था फारसियों को रोकना, उन्हें देर करवाना, ताकि बाकी ग्रीस को तैयारी का और वक्त मिल जाए और शायद ग्रीक राज्यों का हौसला भी बढ़े। लेकिन यहाँ पर वो 300 वाली बात आती है। ये इतना फेमस है, क्या सच में सिर्फ 300 स्पार्टन्स थे? देखिए, ये शायद सबसे बड़ा मिथक है इस पूरी कहानी का। असल में थर्मोपिले में लड़ने वाली जो कुल ग्रीक सेना थी, वो काफी बड़ी थी। कितनी बड़ी? अलग अलग अनुमान हैं इतिहासकारों के, पर हेरोडोटस के मुताबिक करीब 5000 से 7000 सैनिक थे। अच्छा, 5 से 7,000। हाँ, इसमें 300 स्पार्टियट यानी स्पार्टा के फुल सिटीजन वॉरियर जरूर थे, वो कोर थे, लेकिन उनके साथ 700 थेस्पियन सैनिक थे, 400 थीबन थे और कई दूसरे शहरों के सैनिक भी शामिल थे। और हेलोट्स? हाँ, ये भी संभव है कि करीब 900 हेलोट्स भी स्पार्टन के सहायक के तौर पर वहां मौजूद थे। तो ये सिर्फ 300 वाली बात सही नहीं है। तो फिर ये 300 स्पार्टन्स इतने खास क्यों थे? ये नंबर इतना फेमस क्यों हुआ? ये 300 स्पार्टा की पूरी सेना नहीं थी। ये राजा के खास गार्ड्स थे, जिन्हें हिपीज कहा जाता था। एक तरह की एलीट यूनिट। एलीट यूनिट? हाँ, और इन्हें चुनते वक्त एक खास बात का ध्यान रखा गया था कि ये बेहतरीन योद्धा तो हों ही, साथ ही इनके बेटे भी हों। बेटे क्यों? ताकि अगर ये युद्ध में मारे जाएं, तो उनका वंश आगे चल सके। स्पार्टा के लिए वंश का चलना बहुत जरूरी था। और पूरी स्पार्टन सेना क्यों नहीं आई? क्योंकि उस वक्त स्पार्टा में कार्निया नाम का एक बहुत अहम धार्मिक त्योहार चल रहा था, और स्पार्टन नियमों के मुताबिक त्योहार के दौरान पूरी सेना युद्ध के लिए नहीं निकल सकती थी। ये एक बड़ी वजह थी। वादा ये था कि त्योहार खत्म होते ही और सेना भेजी जाएगी। ठीक है, तो लड़ाई शुरू हुई, 3 दिन चली जैसा बताते हैं। 3 दिन। पहले 2 दिन ग्रीक सेना, खासकर स्पार्टन्स, अपनी फैलैंक्स फॉर्मेशन में वो दीवार की तरह खड़े रहे। बारी बारी से लड़ते हुए उन्होंने फारसी हमलों को नाकाम कर दिया। फैलैंक्स फॉर्मेशन? हाँ, वो उनकी खास सैन्य व्यू रचना थी। सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ढालों से एक दीवार बनाकर लड़ते थे, और वो संकरा रास्ता उनके पक्ष में काम कर रहा था। फारसियों की पैदल सेना, उनकी घुड़सवार सेना, सब बेकार साबित हो रही थी वहां। और ग्रीक हथियार भी बेहतर थे। हाँ, ग्रीक सैनिकों के भारी कवच, हॉप्लॉन शील्ड, कोरिंथियन हेलमेट और उनके लंबे भाले, डोरी, उन्हें बढ़त दे रहे थे, खासकर फारसी सैनिकों के हल्के हथियारों के मुकाबले। ज़र्क्सीज़ ने अपनी सबसे ताकतवर टुकड़ी इमोर्टल्स को भी भेजा। इमोर्टल्स? हाँ, उनका नाम भी सुना है। हाँ, उन्हें इमोर्टल्स इसलिए कहते थे क्योंकि अगर कोई सैनिक मरता या घायल होता तो फौरन उसकी जगह दूसरा ले लेता, तो उनकी संख्या हमेशा 10,000 बनी रहती थी। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए, उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो 2 दिन तक ग्रीक सेना भारी पड़ रही थी। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? वो विश्वासघात वाली कहानी। हाँ, कहानी यही है कि एफियाल्टीस नाम का एक स्थानीय ग्रीक था। उसने पैसे के लालच में या शायद किसी और वजह से फारसियों को एक गुप्त पहाड़ी रास्ते के बारे में बता दिया, एनोपिया दर्रा। ये रास्ता ग्रीक सेना की जो पोजीशन थी उसके पीछे से होकर गुजरता था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है फारसियों ने ये रास्ता खुद ही अपनी टोही टुकड़ियों से खोज निकाला हो। एफियाल्टीस की कहानी शायद बाद में जोड़ी गई हो। लेकिन नतीजा तो वही हुआ। नतीजा ये हुआ कि फारसी सेना का एक हिस्सा अब ग्रीक सेना को पीछे से घेरने की स्थिति में आ गया था। वो रात में उस रास्ते से निकल गए। और जब लियोनिडास को पता चला कि वो घिर गए सुबह में, हाँ, जब उन्हें सुबह स्काउट से खबर मिली तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया।
उन्होंने ज्यादातर जो ग्रीक सैनिक थे जो अन्य शहरों से आए थे उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, क्यों? ताकि वो बचकर निकल जाएं और आगे युद्ध में काम आ सकें। ग्रीस को उनकी जरूरत आगे भी पड़ने वाली थी। लेकिन लियोनाइडस खुद नहीं गए। नहीं। खुद लियोनाइडस अपने 300 स्पार्टन्स और लगभग 700 थेस्पियंस जिन्होंने अपनी मर्जी से रुकने का फैसला किया, जो बहुत बहादुरी की बात थी, और शायद 400 थीबन्स, इनके रुकने के कारण पर थोड़ा विवाद है। कुछ कहते हैं उन्हें बंधक बना लिया गया था, कुछ कहते हैं वो भी रुके, और जो बाकी बचे हिलॉट्स थे उनके साथ वहीं डटे रहे। पर क्यों रुके जब बाकी सेना को भेज दिया? क्या ये सिर्फ स्पार्टन शान का सवाल था? ये एक बड़ा सवाल है। कई वजहें हो सकती हैं। शायद ये एक रणनीतिक फैसला था ताकि पीछे हटती हुई सेना को कवर मिल सके, उन्हें सुरक्षित निकलने का समय मिले। या ये स्पार्टन कोड ऑफ ऑनर था कि स्पार्टन कभी पीछे नहीं हटते, या फिर वो डेल्फी की भविष्यवाणी कौन सी? एक भविष्यवाणी थी कि या तो स्पार्टा तबाह हो जाएगा या उसका एक राजा मारा जाएगा। तो हो सकता है लियोनिडास ने खुद को बलिदान करके स्पार्टा को बचाने का फैसला किया हो। शायद इन सभी कारणों का मिश्रण रहा हो, हम ठीक नहीं जानते। और फिर अंत दुखद था लेकिन वीरतापूर्ण था। वो सब जानते थे कि उनका बचना नामुमकिन है। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, बिल्कुल आखिर तक। लियोनिडास कब मारे गए? लियोनिडास लड़ाई के आखिरी दिन सुबह ही मारे गए थे। हेरोडोटस बताते हैं कि उनके शव को वापस पाने के लिए दोनों तरफ से भयानक लड़ाई हुई। स्पार्टन्स ने 4 बार फारसियों को पीछे धकेला और अपने राजा का शव हासिल किया। लेकिन आखिरकार संख्या बल हावी हो गया। बचे हुए सभी ग्रीक योद्धा एक छोटी सी पहाड़ी पर जमा हो गए और वहीं लड़ते लड़ते मारे गए। फारसी जीत तो गए, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ज़र्क्सिस ने लियोनिडास के शव के साथ क्या किया? ज़र्क्सिस इतना गुस्से में था इस प्रतिरोध से और अपने नुकसान से कि उसने लियोनिडास के शव का सिल काटकर उसे सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये ग्रीक रिवाजों का, उनके सम्मान के नियमों का भयंकर अपमान था और इस बात ने पूरे ग्रीस को झकझोर कर रख दिया। ये ज़र्क्सिस की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। और वो मशहूर कथन मोलोन लाबे, छांव में लड़ेंगे। हाँ, लियोनिडास से जुड़े कुछ मशहूर कथन भी हैं। जैसे जब ज़र्क्सिस ने दूत भेजकर कहा कि हथियार डाल दो, तो लियोनिडास ने जवाब दिया मोलोन लाबे, यानी आओ और ले लो। वाह। या जब किसी ने कहा कि फारसी तीर इतने होंगे कि सूरज ढक जाएगा, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हम छांव में लड़ेंगे। एक और कहानी है कि लड़ाई से पहले उन्होंने अपने आदमियों से कहा, आज सुबह का नाश्ता यहाँ करो, क्योंकि रात का खाना हम अधोलोक हेडीज में करेंगे। क्या ये बातें सच हैं? कहना मुश्किल है, हो सकता है ये बाद में जोड़ी गई हो कहानी को और दमदार बनाने के लिए, लेकिन ये उस स्पार्टन भावना, कम शब्दों में बोलना, जिसे लैकोनिक स्पीच कहते हैं, निडरता और अवज्ञा को जरूर दर्शाती हैं। ये स्पार्टन ईथॉस का हिस्सा है। तो थर्मोपिलाए में हार हुई सामरिक तौर पर, लेकिन इसका असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक हार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामरिक तौर पर यह बेशक हार थी, ग्रीक सेना वहां खत्म हो गई, लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। कैसे? पहला, इसने फारसियों को कई दिनों तक रोके रखा। ये देरी बहुत कीमती साबित हुई। इससे ग्रीस को अपनी बाकी सेना और नौसेना को संगठित करने का वक्त मिला। ठीक है। दूसरा, फारसियों का मनोबल गिरा, उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अनुमान है कि करीब 20,000 फारसी सैनिक मारे गए थे, जबकि ग्रीक नुकसान लगभग 4,000 था। ज़र्जिस को समझ आ गया कि ग्रीस को जीतना आसान नहीं होगा। और सबसे बढ़कर इस बलिदान ने पूरे ग्रीस में एकता और लड़ने का जज्बा भर दिया। ये एक मिसाल बन गई। इसने ये भी दिखा दिया कि फारसी सेना जो अजेय मानी जाती थी, उसे अनुशासित ग्रीक होप्लाइट्स चुनौती दे सकते हैं। तो इस हार ने आगे की जीत की नींव रखी। बिल्कुल। इसी जज्बे और समय का फायदा उठाकर ग्रीक नौसेना ने कुछ ही हफ्तों बाद सलामिस की लड़ाई में फारसी बेड़े को बुरी तरह हराया, और फिर अगले साल 479 ईसा पूर्व में प्लाटिया की जमीनी लड़ाई में एकजुट ग्रीक सेना ने बची खुची फारसी सेना को निर्णायक रूप से शिकस्त दी। अच्छा। इन जीतों ने ग्रीस से फारसी खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोपाइले के बलिदान ने, उस देरी ने, उस प्रेरणा ने इन अंतिम और निर्णायक जीतों को संभव बनाया।
लियोनिडास और उनके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो ये हार असल में एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत बन गई। और इस कहानी को, इस हार को जीत में कैसे बदला गया? मतलब ये लीजेंड कैसे बना? ये बहुत दिलचस्प है। ग्रीकों ने और खासकर स्पार्टा ने थर्मोपाइली की कहानी के प्रोपेगेंडा मूल्यों को तुरंत पहचान लिया। प्रोपेगेंडा? हाँ, एक तरह से। देखिए, मशहूर कवि साइमोनाइड्स ने वो मार्मिक समाधि लेख लिखा जो आज भी याद किया जाता है। ए अजनबी, जाओ और स्पार्टन्स को बताओ कि हम यहाँ पड़े हैं उनके आदेशों का पालन करते हुए। हाँ, ये बहुत फेमस है। थर्मोपिली में मारे गए वीरों की याद में स्मारक बनाए गए। स्पार्टा में एक पत्थर का शेर लगाया गया लियोनिडास की याद में। 300 स्पार्टन्स के नाम एक स्तंभ पर लिखे गए। और लियोनिडास को खास सम्मान मिला? बहुत खास। उन्हें मरणोपरांत इतने सम्मान दिए गए जितने किसी स्पार्टन राजा को शायद ही पहले मिले हों। उनके शव को कई साल बाद स्पार्टा वापस लाया गया और दफनाया गया। उनके नाम पर वार्षिक खेल और उत्सव शुरू हुए जो सदियों तक चलते रहे। तो स्पार्टा ने इस कहानी का खूब फायदा उठाया। बिल्कुल। स्पार्टा ने इस कहानी का इस्तेमाल खुद को ग्रीस का रक्षक के तौर पर पेश करने के लिए किया। थर्मोपिले की कहानी ने एथेंस के जो सलामिस में निभाई गई अहम भूमिका थी उसे थोड़ा कमतर दिखाने में भी मदद की होगी राजनीतिक तौर पर। और फिर ये कहानी सिर्फ स्पार्टा या ग्रीस तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं रही। लियोनाइडस सिर्फ एक सैन्य हीरो नहीं रहे, वो एक सिंबल बन गए। किस चीज का सिंबल? साहस का सिंबल, कर्तव्य का सिंबल, आजादी के लिए लड़ने का, तानाशाही के खिलाफ खड़े होने का सिंबल। प्लेटो से लेकर स्टोइक दार्शनिकों तक सबने थर्मोपिले को नागरिक सद्गुण, सिविक वर्च्यू के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया कि कैसे राज्य और कर्तव्य व्यक्ति के जीवन से भी ऊपर है। आज के इतिहासकार, खासकर मिलिट्री हिस्टोरियंस, लियोनिडास को कैसे देखते हैं? क्या वो वाकई एक महान स्ट्रैटेजिस्ट थे? जगह का बखूबी इस्तेमाल किया, मुश्किल हालात में अपनी सेना में अनुशासन बनाए रखा, ये सब उनकी ताकतें थीं। लेकिन कमजोरियां? आलोचना किस बात पर होती है? हाँ, आलोचना इस बात पर होती है क्या उन्होंने उस गुप्त पहाड़ी दर्रे एनोपिया की सुरक्षा में लापरवाही बरती? क्या उसे गार्ड करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं भेजे? क्या वो स्पार्टन योद्धाओं की काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही निर्भर थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे? और सबसे बड़ा सवाल, उनका आखिरी फैसला रुकने का, क्या वो वाकई में रणनीतिक था या फिर धार्मिक भविष्यवाणी या स्पार्टन शान या राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा प्रेरित था? कुछ विद्वान ये भी तर्क देते हैं कि शायद उनके पास लड़ने और मरने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बिना लड़े या हार मानकर स्पार्टा वापस लौटना उनके लिए राजनीतिक मौत के बराबर होता। उन्हें शायद गद्दार मान लिया जाता, और वो भविष्यवाणी भी थी जो शायद उन्हें मौत की ओर धकेल रही थी। तो हो सकता है उनके हाथ बंधे हुए थे। और जब हम लियोनार्डस स्पार्टा की इतनी तारीफ करते हैं, खासकर उनकी बहादुरी की, तो क्या हम उनके समाज के जो स्याह पहलू थे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, अक्सर ऐसा होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्पार्टा की सैन्य ताकत का आधार क्या था। हेलाड गुलामी। बिल्कुल, पूरी की पूरी मैसीनियन आबादी को उन्होंने सदियों तक गुलाम बनाकर रखा था। उन्हीं के श्रम पर स्पार्टन नागरिक युद्ध की तैयारी कर पाते थे, और उन्हीं हेलोट्स के विद्रोह के लगातार डर ने स्पार्टा को इतना ज्यादा सैन्यवादी और अंदर से कठोर बनाया। थर्मोपिले में भी हेलोट्स मारे गए थे। हाँ, और उनका तो नाम तक याद नहीं रखा गया, वो गुमनाम शहीद हैं। इसके अलावा वो जो कहानी है कि कमजोर नवजात शिशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, हालांकि इस प्रथा के पैमाने पर अब कुछ इतिहासकार सवाल उठाते हैं, वो भी उनके समाज का एक स्याह पहलू है। और संस्कृति, सैन्य उत्कृष्टता पर इतना ज्यादा जोर था कि कला, साहित्य, दर्शन, इन सब क्षेत्रों में स्पार्टा बाकी ग्रीस के मुकाबले काफी पिछड़ गया। एथेंस में आपको कितने दार्शनिक, नाटककार, कलाकार मिलेंगे? स्पार्टा में बहुत कम। और स्पार्टा का पतन भी तो जल्दी हो गया। हाँ, थर्मोपिली के लगभग 150 साल के अंदर ही स्पार्टा एक बड़ी शक्ति नहीं रहा। ल्यूक्ट्रा की लड़ाई 371 ईसा पूर्व में थीब्स के हाथों हारने के बाद वो फिर कभी उस तरह उभर नहीं पाया। उनका समाज अंदरूनी कमजोरियों जैसे नागरिकों की घटती संख्या, बढ़ती आर्थिक असमानता से निपट नहीं पाया। उनका सिस्टम टिकाऊ नहीं था लंबे समय तक। तो लियोनिडास की विरासत सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये बहुत जटिल है, विरोधाभासी है। हाँ, बिल्कुल। और ये विरासत सदियों तक चलती रही अलग अलग रूपों में।
रोमनों ने उन्हें बहुत सराहा। बाइजेंटाइन शासकों ने तो खुद को उनका वंशज तक बताया। अच्छा। हाँ, फिर पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के दौर में वो फिर से स्वतंत्रता बनाम तानाशाही के संघर्ष के प्रतीक बने। अमेरिकी क्रांति के समय भी उन्हें प्रेरणा के स्रोत की तरह देखा गया। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। हाँ, दुर्भाग्य से 19वीं-20वीं सदी में जब राष्ट्रवाद का दौर आया तो उनकी कहानी का दुरुपयोग भी हुआ। ग्रीक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो हीरो थे, जाहिर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता की कहानी की तरह देखा। और सबसे बुरा, नाजी जर्मनी ने भी लियोनिडास और स्पार्टन्स की कहानी को अपने राज्य के लिए मरने की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया। ये तो बहुत खतरनाक है। और आज की पॉप कल्चर में, खासकर वो 300 फिल्म, उसने तो लियोनिडास को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल। स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब गेट्स ऑफ फायर बहुत पॉपुलर हुई। फिर फ्रैंक मिलर की ग्राफिक नॉवेल आई और उस पर बनी वो 2 फिल्में 300 और 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। वीडियो गेम्स भी बने। इन सब ने लेविडास और 300 स्पार्टन्स को लगभग अमर बना दिया आज की पीढ़ी के लिए। और वो नारा मोलोन लावे, हाँ, मोलोन लाबे, आओ और ले लो, तो अब एक तरह का राजनीतिक नारा बन गया है, खासकर अमेरिका में हथियार रखने के अधिकारों के समर्थकों के बीच। लेकिन ये पॉप कल्चर वाले चित्रण कितने सही होते हैं? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चित्रण अक्सर ऐतिहासिक सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। वो कहानी को बहुत सरल बना देते हैं, उसे एक्शन से भरपूर बना देते हैं, एक अच्छाई बनाम बुराई या पश्चिम बनाम पूर्व की लड़ाई दिखाते हैं, जबकि असलियत कहीं ज्यादा जटिल थी। फारसी साम्राज्य, जिसे अक्सर बर्बर दिखाया जाता है, वो खुद एक बहुत विकसित, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक सभ्यता थी, कई मायनों में शायद ग्रीक शहरों से ज्यादा आधुनिक। तो इन चित्रणों को हमें सावधानी से देखना चाहिए। ये मनोरंजन है, इतिहास का सटीक वर्णन नहीं। तो अगर हम सब कुछ समेटने की कोशिश करें, इतने सारे पहलुओं को देखते हुए, तो ऐतिहासिक लियोनिडास असल में कौन थे? मेरे ख्याल से ऐतिहासिक लियोनिडास अपने समाज और अपनी संस्कृति की उपज थे। एक ऐसा समाज जो असाधारण था, जिसने अविश्वसनीय योद्धा पैदा किए, लेकिन जो कई मायनों में बहुत क्रूर और समस्याग्रस्त भी था। उन्होंने उस कठोर स्पार्टन सिस्टम में अपनी भूमिका निभाई जैसा उनसे उम्मीद की जाती थी। उन्होंने एक बेहद मुश्किल, लगभग असंभव स्थिति में काबिलियत से नेतृत्व किया। उनके फैसले शायद धर्म, राजनीति, व्यक्तिगत सम्मान और सैन्य जरूरत का एक जटिल मिश्रण थे, जिसका सही अनुपात हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। और प्रतीकात्मक लियोनिडास जो मिथक बन गए। प्रतीकात्मक लियोनिडास वो साहस का प्रतीक है, असंभव बाधाओं का सामना करने का। वो कर्तव्य का प्रतीक है, समुदाय को खुद से ऊपर रखने का। वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का। वो बलिदान का प्रतीक है, किसी बड़ी चीज के लिए अपना जीवन देने का। और ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। और ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा आदर्श है, जिसे अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया है और अपने हिसाब से गढ़ा है। ये बहुत अनुकूलनीय आदर्श बन गया है। लेकिन जैसा हमने बात की, इसमें खतरे भी हैं। हाँ, खतरे हैं। क्या हम अनजाने में गुलामी पर टिके समाज का जश्न मना रहे हैं? क्या ये सैन्यवाद, मिलिटरिज्म को बढ़ावा देता है? क्या ये जटिल ऐतिहासिक सच्चाइयों को खतरनाक तरीके से सरल बनाता है? क्या ये हम बनाम वो की मानसिकता को बढ़ावा देता है? ये सवाल हमें पूछने चाहिए जब हम लियोनिडास की कहानी सुनते या देखते हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर रह जाता है कि लियोनिडास इतने यादगार क्यों बन गए? उनका शासनकाल छोटा था, वो एक हारी हुई लड़ाई में मारे गए, फिर भी 2500 साल बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं, क्यों? शायद ये कहानी कहने की ताकत है। थर्मोपले की कहानी में वो सारे तत्व हैं जो इंसानों को आकर्षित करते हैं। बहादुरी, बलिदान, सम्मान, निराशाजनक हालात में संघर्ष। इंसान को नायकों की जरूरत होती है। ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन इतिहास का काम मिथक से परे देखना भी है। लियोनिडास अपने समय और संस्कृति के उत्पाद थे। उनमें गुण थे, वास्तविक गुण थे, लेकिन वो गुण एक क्रूर सामाजिक व्यवस्था के साथ मौजूद थे। स्पार्टा सराहनीय भी था और भयावह भी था। दोनों बातें सच हैं। तो शायद ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक लियोनिडास ने अपने समाज की अपेक्षाओं को पूरी तरह से निभाया। उन्होंने सवाल नहीं उठाए, बल्कि स्पार्टन मूल्यों का प्रतीक बन गए। शायद यही उनकी महानता भी है और सीमा भी। बिल्कुल।
और शायद निष्कर्ष ये हो सकता है कि लियोनिडस आज इसलिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि वो असल में कौन थे, जो हम पूरी तरह कभी जान भी नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि हमने, बाद की पीढ़ियों ने, उन्हें क्या बना दिया है। हर पीढ़ी उन्हें अपने रंग में ढाल लेती है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनकी कहानी को फिर से गढ़ती है। तो अंत में 300 स्पार्टन्स और बाकी ग्रीक थर्मोपिले में मारे गए, लेकिन लियोनिडास वो अमर हो गए। शायद इसी फर्क को समझना सबसे अहम है। हाँ, हम सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। कैसे इतिहास मिथ बनता है, कैसे व्यक्ति प्रतीक बन जाते हैं, और कैसे अतीत हमारे आज में, हमारी कल्पना में जिंदा रहता है। बिल्कुल। लियोनिडस की कहानी मानवीय स्वभाव के उन मूल तत्वों को छूती है। साहस, बलिदान, व्यक्ति और समुदाय का रिश्ता, जिंदगी और सम्मान के बीच का चुनाव, और शायद इसीलिए ये आज भी हमें आकर्षित करती है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।